सभी को सादर नमस्कार। समय की क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग जन संस्थान नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आज बौद्धिक आयोजन यह अवेयरनेस प्रोग्राम का विषय है हाउ टू डील विथ साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग कोविड-19। कार्यक्रम का समय दोपहर 12 से 1। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच सम्मिलित हो रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ विजुअली इम्पेयर्ड, देहरादून। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली, और आज के कार्यक्रम में अपना निर्देशन प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। सीआरसी लखनऊ अपने निरंतरता के साथ चलने वाले रचनात्मक गतिविधियों को आप सभी के समक्ष दिन प्रतिदिन आवश्यकता और मांग के अनुसार अभिभावक, विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिका तथा उनसे संबंधित भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की मांग पर सीआरसी लखनऊ निरंतर रचनात्मक गतिविधियों को, विभिन्न प्रकार के वीडियो ट्यूटोरियल्स को और भिन्न भिन्न माध्यमों से अपनी सेवाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप सभी तक ला रहा है, जिसका समुचित उपयोग करते हुए हमारे कई लाभार्थी हमें बृहत्तर करने के लिए फीडबैक प्रदान कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं और इस पटल पर सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। हमारे संस्थान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आप सभी के बीच दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना, दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रकार के पुनर्वास व्यवसायिकों, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, बहु पुनर्वास कार्यकर्ताओं तथा अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आम जनमानस, समुदाय के सदस्यों तथा अभिभावकों में दिव्यांगजनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु जन शिक्षा के कार्यक्रम संचालित कर रहा है। दिव्यांगजनों हेतु सहायक यंत्रों का प्रारूप विकसित करना, निर्माण करना तथा उसकी फिटिंग कर रहा है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ध्यान रखते हुए विभिन्न पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने हेतु रणनीति का विकास करना, विभिन्न सेवाओं के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा अभिभावक गण को प्रोत्साहन तथा संबल प्रदान कर रहा है। समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धांतों का पालन करते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं का विस्तार करते हुए मौजूदा चिकित्सा, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित सेवाओं के साथ साथ आपसी संबंधों को और स्थापित कर रहा है। समाज में रोजगार, पुनर्वास, गतिशीलता, संचार, मनोरंजन एवं प्रवासन के अवसरों की वृद्धि के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास की सेवाएं प्रदान कर रहा है। संस्थान
आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत विभिन्न निम्न दिव्यांगताएं जो उल्लेखित रही हैं: चलन दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रमस्तकीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, अंधता, अल्प दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वलीनता, अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल कोशिका रोग तथा बहुदिव्यांगता जैसी दिव्यांगताओं हेतु अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवाओं के केंद्र आधारित सेवाएं, भौतिक चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सेवाएं, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, वाक तथा भाषा चिकित्सा, विशेष शिक्षा, वैक्स स्वावलंबी जीवन, कृत्रिम अंग निर्माण, सामाजिक कार्य सेवा, कौशल विकास कार्यक्रम, अभिभावक सहोदर प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय आधारित पुनर्वास, बहिर्गमन एवं विस्तारित सेवाएं, मानव संसाधन विकास, शोध एवं विकास, सहायक उपकरण वितरण। उपरोक्त सेवाएं तथा उनसे संबंधित जन जानकारियां, जन जागरण को लेकर सीआरसी लखनऊ निरंतरता के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो रहा है। कार्यक्रम का समय हो चुका है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित परम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र हालवाल सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ विजुअली इंपेयर्ड, देहरादून, हमारे बीच जुड़ भी चुके हैं। सर का मैं सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्वासीय व्यवस्थाओं और विशेष रूप से मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण, जिसका टोल फ्री नंबर 1800-599-0019, उसके समुचित प्रचार प्रसार एवं समुचित स्वरूप की स्थापना और उसमें आने वाली जिज्ञासाओं के शमन हेतु परम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र हालवाल सर की भूमिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती है। आप न केवल राष्ट्रीय संस्थान में रहते हुए राष्ट्रीय चिंतन को व्यक्त करने और राष्ट्रीय चिंतन की पराकाष्ठा को श्रेष्ठवत रूप में रखने हेतु एक श्रेष्ठवत पुनर्वास प्रदान करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, अपितु भिन्न भिन्न देश के अंदर और देश के बाहर से आने वाली नवीन जानकारियों के प्राप्त करने और प्राप्त करके उसे भारतीय परिवेक्ष्य में कैसे स्वरूप में ढाला जाए, इस हेतु भी चिंतन के रूप में एक चिंतनकर्ता के स्वरूप में आपको जाना जाता है। आज हमारा यह पटल गौरवान्वित है कि आप हमारे बीच हैं और हम आप सभी आपको सुनेंगे। आज भिन्न भिन्न संस्थानों में परम आदरणीय और सृष्टि के रचयिता श्री जयंती के अवसर पर पूजन विधि कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में हमारे संस्थान में भी पूजन का सुअवसर चला। हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर कुछ ही क्षण में हमारे बीच जुड़ते हैं। जैसे ही सर हमारे बीच जुड़ेंगे, हम कार्यक्रम को विधिवत स्वरूपात्मक भाव में आपके समक्ष यथा समय आपके समक्ष संचालित करते हुए होंगे। आप सभी श्रोताबिंदों को एक विशेष सूचना के क्रम में, जन जागृति के क्रम में मैं ये बताना चाहूंगा, सीआरसी लखनऊ शीघ्र हस्तक्षेपण की सेवाओं को प्रदान करने हेतु शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र को विधिवत संचालित कर रहा है, जिसमें हमारे पास अनेकानेक बालक और उनसे संबंधित अभिभावक अपनी जिज्ञासाओं को लेकर आ रहे हैं। आप सभी से यह सहयोग की भाव रहेगा कि सीआरसी लखनऊ की सेवाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए हमारे जुडिशरी में आने वाले विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक पहुंचाने हेतु प्रचार प्रसार के क्रम और जनजागरण के क्रम को आप अग्रकृत करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सर को सादर प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस बहु विशिष्ट कार्यक्रम में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट वक्ता के समक्ष अपने आशीर्वचन और उनका आमंत्रण करें। श्री रमेश पांडे सर।
बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र धलवाल साहब को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज, हमारे मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थान में, आपका इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए हमारे लिए गौरव की बात है। और दृष्टि दिव्यांगजनों के कोविड काल में जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आए हैं, आ सकते हैं, उनसे ओवरकम होने के लिए, उनसे डील करने के लिए यू आर द बेस्ट पर्सन इन इंडिया, आई नो। और आपसे बेहतर इस विषय पे कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज कितने सालों से आप इस राष्ट्रीय संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप एक टॉप साइकोलॉजिस्ट तो है ही हैं। अभी पांडे जी बात कर रहे थे एमएचआरएच और ईआईसी की। हमारी मिनिस्ट्री की एमएचआरएच जो हेल्पलाइन शुरू हुई है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ईआईसी के भी प्लानिंग में, और आपके यहाँ जो ईआईसी चल रही है, वो उसके भी कंसेप्चुअलाइजेशन में योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज प्रिविलेज फॉर मी, इट इज एंड मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी कि टू वेलकम यू ऑन दिस फोरम। जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, बिकॉज आज धलवाल सर थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स के जुड़ने में दिक्कतें हैं, बिकॉज लखनऊ इज विटनेसिंग मैसिव रेन। और कल तो इतनी ज्यादा बारिश थी कि सबके घरों में पानी, पार्किंग में पानी, हर जगह पानी ही पानी है। तो उस वजह से थोड़ा सा आज एक दो दिन पार्टिसिपेंट शायद कम जुड़ पाए। आज भी कनेक्टिविटी की इशू है, हम लोग ऑफिस में अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं। जितने हमारे आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके प्रति भी आभार मेरा कि वो लोग इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में धलवाल सर को इनवाइट किए और आज ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। सर, लखनऊ का ये प्रयास, सीआरसी लखनऊ का ये प्रयास रहता है कि हम लोग मदर सेंटर्ड, पेरेंट सेंटर्ड और दिव्यांगजन सेंटर्ड, उनके जो जीवन से संबंधित टॉपिक्स हैं वही सजेस्ट करते हैं कि हमें इस टॉपिक पे कुछ कैपेसिटी डेवलपमेंट या अवेयरनेस प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए। और साथ ही साथ आपके प्रोग्राम के साथ ही साथ हम लोग केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं 3 दिन, उनके सुपरवाइजर्स की, उनके वाइस चांसलर और हेडमास्टर्स की, वो भी साथ ही साथ हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद की प्लानिंग है कि हम लोग नवोदय विद्यालय की सारे टीचर्स और सारे सुपरवाइजर्स की और हेडमास्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं 27 तारीख से पूरे रीजन की, जिससे उनको कम से कम ये बताया जा सके कि हमारे दिव्यांग बच्चे अगर आपके यहाँ जाते हैं तो कम से कम आप एडमिशन में फैसिलिटेशन करिए। अभी तो प्राइमरी लेवल इंक्लूजन में ही दिक्कतें हैं। और बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। एमएचआरएच और ईआईसी को लेके हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि किसी न किसी कोलैबोरेशन में उनको प्रमोट किया जाए। तो डेली ही कहीं ना कहीं हमारा स्पेसिफिक डेडिकेटेड प्रोग्राम है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा धलवाल सर, आपको सुनने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। मैं सभी अपने स्टाफ, ऑफिसर्स, फैकल्टीज, सबको इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूँ। धलवाल सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो लोग कार्यक्रम के अंत तक बन के हमारे डॉक्टर धलवाल सर को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं मतलब जब सुन रहा था कि जिस तरह से संबोधन किया जा रहा था, तो मतलब पांडे जी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बोल रहे हैं। और मतलब मुझे हमेशा ये महसूस होता है हर पल कि मैं केवल और केवल एक स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट मैं कुछ चीज़ों को समझूं, सीखूं, और यदि मैं उन अपने कुछ अनुभवों को शेयर करूं तो उससे किसी कम से कम एक व्यक्ति को लाभ हो। तो वो बहुत बड़ी सी तमन्नाएं, इच्छाएं नहीं रहती हैं। तो नागेश जी ने जो है संबोधन में मतलब मुझे लग रहा था कि अरे ये क्या मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो खैर धन्यवाद नागेश जी संबोधन के लिए। और आज के पैटर्न स्मिता जयवंत मैडम और
डायरेक्टर CRC लखनऊ रमेश पांडे जी, धन्यवाद मुझे इस इंटरेक्शन में आमंत्रित करने के लिए। और जहाँ तक जो मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विषय है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मनोविज्ञान जो है वो पढ़ने पढ़ाने का विषय है नहीं, वो एक जीने का विषय है। और इसमें हम लोग जो है हर व्यक्ति जो है एक मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि मनोविज्ञान की परिभाषा को अगर देखें तो उसमें हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। और जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें हम यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार, भावनात्मक व्यवहार और अभिप्रेरणात्मक व्यवहारों का हम जिक्र किया करते हैं। तो व्यवहार को हम 3 श्रेणियों में रख के हम बात करते हैं। तो यानी कि किसी भी बात का, किसी भी चीज का जब प्रभाव पड़ता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वो या तो हमारी सोच समझ पे, या फिर हमारे भावनाओं पे, और या फिर हमारे क्रियाकलापों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि भी जब हम मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं तो मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है पूरा जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान है, क्योंकि जहाँ जहाँ मनुष्य वहाँ वहाँ व्यवहार है, और जहाँ व्यवहार है वहाँ मनोविज्ञान है। चाहे वो एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहा हो तो एक शिक्षक जो है उस समय पे एक मनोवैज्ञानिक की भी भूमिका में होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को उस तरीके से देखता है, समझने की कोशिश करता है। तो मैं अपना ये संबोधन शुरू करता हूँ। मैं अपनी प्रेजेंटेशन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि भी मुझे प्रेजेंटेशन का एक्सेस मुझे दिया जाए प्लीज। जी सर। थैंक यू। क्या मेरी पीपीटी विजिबल है? जी सर, पीपीटी आ रही सर। यस सर। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है हाउ टू डील विद साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट ड्यूरिंग कोविड-19। और दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, और जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इस समय किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं और उन मनोवैज्ञानिक प्रभावों को किस तरीके से हमें टैकल करना है, वो उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि भी हम लोग बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर हम लें, कुछ अभिभावक और हमारे दृष्टिबाधित भाई बंधु जो है वो हमें प्रश्न पूछें। तो अगर हम इंटरेक्शन करेंगे तो शायद हम ज़्यादा इस पे बात कर पाएंगे, क्योंकि ये हम एक सिचुएशन स्पेसिफिक एक मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें साइकोसोशल इम्पैक्ट, पहले हम प्रभाव को अगर जानने की कोशिश करें कि भाई कोविड-19 का आखिरकार किस प्रकार का मनोसामाजिक प्रभाव पड़ा है, तो उसमें एक तो ये है कि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमें माननी पड़ रही है, ये एक नया नॉर्म है, नया नॉर्मल है, यानी कि एक फिजिकल जो डिस्टेंस हमें मेंटेन करके रखना, ये एक बाध्यता है इस संक्रमण से बचने के लिए। तो यानी ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रभाव मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाल रहा है, जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, कि ये हमें लोगों से दूर कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई शायद अपने परिजनों से, अपनों से मिले और उनको देखे काफ़ी समय बीत रहा है ना। तो बहुत सारे इस तरह की दुविधाएं, इस तरह की चिंताएं जो है मन के अंदर कहीं ना कहीं पनप रही हैं। फिर जो कामकाजी व्यक्ति हैं उनके लिए एक डर बन रहा है कि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, या फिर
बहुत सारी जो इस तरह की जो बाधाएं आने की वजह से कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, है ना, या बहुत लोगों की हम सुनते हैं कि भाई नौकरी चली भी गई है। इसमें चाहे वो उन संस्थाओं या उन फैक्ट्रियों या उन उपक्रमों की बात करें, क्योंकि वो उपक्रम कहीं ना कहीं घाटे में जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि पूरे के पूरे उपक्रम क्योंकि बंद होने की कगार पे कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं इस तरह के सिचुएशंस के अंदर। तो ऐसे में उसमें कार्यरत जितने भी लोग हैं उनके बेरोजगार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में हम जब सुनते हैं कि भाई उसकी नौकरी चली गई या उसका प्रमोशन रुक गया या अब जो है सैलरी कम हो गई, इस तरह की जब हम बात सुनते हैं तो हमें लगने लगता है कि शायद ये परिस्थिति मेरे साथ भी बनने वाली है। तो ये एक भय, एक चिंता कहीं ना कहीं मन में बनती है। फिर एक असुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं पनप रही है स्वयं के लिए या फिर अपनों के लिए, जिस कारण मतलब हमें लग रहा है कि भाई क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा हमारे परिजनों के साथ, ये एक असुरक्षा कहीं ना कहीं बन रहा है। फिर इस संक्रमण के फैलने की का एक जो डर है वो कहीं ना कहीं पनप रहा है, या तो हमें संक्रमण किसी से होने का डर है या फिर हमसे किसी अपने परिजनों को संक्रमण होने का डर है, तो ये डर कहीं ना कहीं पनप रहा है। फिर जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति या आपूर्ति में बाधा का एक कहीं ना कहीं भय बन रहा है कि जैसे कि शुरुआती दौर में जब पेंडेमिक की स्थिति बनी, जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, उस समय पे हम सभी ने इस बात को अनुभव किया होगा कि एक भय पनपा कि हमारे जो जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी कि हमारा राशन पानी, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं उनकी कमी ना पड़ जाए। तो हमने देखा कि बहुत लोग जो है किस तरह से जो है उसको भंडारण करने लगे, है ना। तो ये एक डर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में बना हुआ है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। फिर एक तरीके से एक फोबिया कहीं बन रहा है, मतलब कोविड के कारण अक्सर हम देख रहे हैं पहली लहर, दूसरी लहर और फिर अब एक तीसरी लहर की परिकल्पना की जा रही है कि शायद तीसरी लहर भी आने वाली है। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि भाई कहीं अगर मैं बाहर जाऊं तो कहीं मुझे किसी से कोरोना वायरस ना लग जाए या मैं इसके संक्रमण में ना फंस जाऊं, है ना। फिर हम जब भी देखते हैं मतलब किसी दूसरे को कि वो अगर वो कोई खांस रहा है, छींक रहा है ना, तो ऐसे में हमें डर लगने लगता है कि कहीं इसको कोविड तो नहीं है, कहीं इससे मुझे कोविड तो ना हो जाए। या कई बार हम जो है एक नॉर्मल अपनी खांसी, अपने जुकाम और या छींक, तो उसको दबाने की हमेशा मन में चलता रहता है कि कहीं मैं पब्लिक प्लेस में हूँ और अगर ऐसा करूँ, ऐसा व्यवहार हो तो कहीं जो है औरों को जो है ऐसा ना लगे और लोग जो है मुझे एक उस दृष्टि से ना देखें कि ये व्यक्ति जो है संक्रमण फैला रहा है ना। कहीं ना कहीं उस तरह का एक अपराध बोध जो है मन में बनने लगता है। फिर जो जिन लोगों को अगर कोविड है, जो लोग संक्रमित हो जाते हैं, उनके साथ क्या किस तरह का प्रभाव पड़ता है, वो उसको जो है अगर किसी को इस प्रकार का संक्रमण हो जा रहा है तो वो जो है एकदम से चिंतित हो जा रहा है कि भाई क्या उसके जीवन का अब अंत होने वाला है। फिर अगेन अगर मुझे संक्रमण हो गया है तो कई बार ऐसा हो रहा है कि भाई किसी को अगर संक्रमण हो जा रहा है तो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किराएदार जो है उनको मकान मालिक जो है उनको मकान से निकाल दे रहे हैं किराएदार को, या कुछ लोग जो है अपने जॉब से उनको निकाल दे रहे हैं जिनको संक्रमण हो रहा है। इस तरह की भी कहीं ना कहीं कंडीशन, हालांकि अवेयरनेस बढ़ी है लेकिन
फिर भी इस तरह का कहीं ना कहीं एक भय है। फिर इसमें कहीं ना कहीं मरने का भय है कि मतलब इस फेज के अंदर कहीं मेरी मौत ना हो जाए, है ना। फिर जो है इनटॉलरेंस टू दिस कंडीशन में इंक्रीज एंजाइटी लेवल, यानी इस तरह की जो कंडीशन है, जब हम इस तरह के भय या इस तरह के भय युक्त वातावरण के अंदर हम जब हैं, है ना, क्योंकि कई बार बहुत सारी जानकारियों के अभाव में या फिर कई बार जो है मिथक पाल लेने की वजह से हमें सूचना सही तरीके से नहीं मिल पाती है, और उस वजह से हम जो है एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं आजकल जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस जिनको संक्रमण हो रहा है, तो उनके साथ ही साथ जो है उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम भी हो रही है, दुश्चिंता, है ना। फिर और मतलब इस तरह का जो स्टिग्मेटाइजेशन है, यानी कि इसको कोरोना हो गया, इसको संक्रमण हो गया, ये संक्रमण फैला देगा, या हमें किसी और से संक्रमण हो जाएगा, ये छींक रहा है, ये खांस रहा है, इससे संक्रमण फैल जाएगा, ये हमें एक तरीके से आइसोलेट कर रहा है, और हमारी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर एक नकारात्मक कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। और जो ये अकेलापन, बहुत लोग जो है अपने परिजनों से अभी तक नहीं मिल पाए हैं, है ना। बहुत लोगों के पास वो संसाधन नहीं है कि भी वो वीडियो कॉल या फोन कॉल करके बात करें। ऐसे में उन लोगों के लिए स्थिति और ज़्यादा गहन हो जाती है, और ज़्यादा दुखदाई हो जाती है, और ये इस तरह का लोनलीनेस, इस तरह का एकांकीपन जो है, हमारे जो डिप्रेशन या और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको और ज़्यादा गंभीर बना दे रहा है। फिर कई बार क्या है कि एक डर, एक भय ये भी है, और ऐसा हो भी रहा है कि हमें जब कोमॉर्बिड कंडीशन अगर है, यानी कि जैसे अगर किसी को बीपी है, शुगर है ना, अस्थमा है, इस तरह की अगर कंडीशन है, या फिर इवन डिसेबिलिटी, है ना, तो किसी प्रकार की दिव्यांगता यदि है, तो उस वजह से हमारी जो समस्याएं और ज़्यादा गंभीर हो रही हैं। फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि भी जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, उनको उनके ऊपर किस प्रकार ये कोविड-19 अपना प्रभाव डाल रहा है। हम देख रहे हैं कि भी एक न्यू नॉर्म सेट हुआ है, हमें अपने हाइजीन का जो है इसमें बहुत ख्याल रखना है, यानी कि हमें हैंड सैनिटाइज करना है, हमें मास्क लगाना है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा बैरियर बन रहा है जब हम दृष्टिबाधित समाज की बात करें, दृष्टिबाधित व्यक्ति की बात करें, है ना। यदि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे वैसे ही जो है मास्क को पसंद नहीं करते हैं, नहीं लगा पाते, उनको वो वैसे ही तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन मास्क लगाना क्योंकि एक अनिवार्य टास्क है, एक न्यू नॉर्म है, तो ये कहीं ना कहीं एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। फिर हम जो है जहाँ दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है उसको सैनिटाइज करने के लिए, अपने हैंड सैनिटाइज करने के लिए समस्या हो रही है, वहाँ पे हम अगर छोटे बच्चों की बात करें, और यदि दृष्टि बाधा के साथ साथ और दिव्यांगता भी है, अन्य दिव्यांगता भी है, तो ऐसे में जो हाइजीन का जो सवाल है ना, अपनी साफ सफाई स्वच्छता का जो सवाल है, वो गंभीर हो जाता है। फिर डिफिकल्टी इन एनेक्टिंग सोशल डिस्टेंसिंग बिकॉज ऑफ एडिशनल सपोर्ट नीड्स। दृष्टि बाधा होने की वजह से मतलब हम जानते हैं कि बहुत लोग साइटेड गाइड का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं भी जैसे नए प्लेस पे जाने में अक्सर हमें साइटेड गाइड की आवश्यकता पड़ती ही है। तो ऐसे में एक तरफ न्यू नॉर्म ये कह रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, यानी कि एक दूसरे से स्पर्श से बचने का प्रयास हमें करना है, या स्पर्श से बचना है। वहीं पे दृष्टि बाधा का एक बड़ा महत्व, जब हम सहयोग और सहायता की बात करते हैं, तो दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए एक साइटेड गाइड का जो है होना बहुत ज़्यादा उसके जीवन को सहज बनाता है ना। लेकिन न्यू नॉर्म कहता है कि आप जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन दृष्टि बाधा कहती है
कि हमें जो है साइटेड गाइड की आवश्यकता है। हमें कोई भी चीज, हमें उनको स्पर्श, उनको पकड़ के चलना होगा, या फिर हमें जो, अगर हम अपने स्टडीज की बात करें तो उसमें भी इवन हमें स्पर्श की आवश्यकता पड़ती है। फिर जैसे अगर हम पुस्तकों की बात करें तो दृष्टिबाधित व्यक्ति यदि अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, तो ऐसे में ब्रेल जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता है ना, अध्ययन के लिए अति आवश्यक एक कंपोनेंट है। और ब्रेल की सारी पुस्तकें हमारे पास एक दृष्टिबाधित बच्चे के पास हो ऐसा संभव नहीं है। और ब्रेल को हम जानते हैं कि भी कितना वो कम्बरसम और बल्कि एक तरीके से, अगर उसको स्टॉक में रखें, अगर हम अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहें, अपने घर में सारे हर विषय की पुस्तकों को रखना चाहें और ब्रेल में रखना चाहें, तो जो है हम मान सकते हैं कि भी वो कितना कठिन कार्य होगा। तो ऐसे में लाइब्रेरी की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम लाइब्रेरी से पुस्तकें मंगाते हैं और हमें उसको स्पर्श करके पढ़ना पड़ता है। जब हम पुस्तक को लाइब्रेरी से लेते हैं तो उस एक पुस्तक को कई बच्चे जो है उस पुस्तक को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में, क्योंकि ब्रेल जो है वो लिपि ही स्पर्श लिपि है ना, स्पर्श करके ही हमें उसे पढ़ना है, किंतु हमें वो ब्रेल बुक जो है एक्सचेंज करनी है, एक से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में वो जानी है। तो ऐसे में वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और स्पर्श से, अनावश्यक स्पर्श से बचने का जो कॉन्सेप्ट है, न्यू नॉर्म कहता है कि भी आप किसी भी सरफेस को अनावश्यक रूप से स्पर्श ना करें, या स्पर्श करें तो आप हैंड सैनिटाइज करें, है ना। तो ये एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित बच्चों के सामने आ रहा है जब पढ़ाई की बात करते हैं। फिर पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक बड़ा बैरियर कहीं ना कहीं आ रहा है ना। चाहे वो इंफॉर्मेशन लेने की बात हो, है ना, हम देखते हैं कि भी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिस मतलब जो कि जन सुविधा के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो हम आरोग्य सेतु ऐप की बात करें। लेकिन कई बार बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे जो इस बात से फेमिलियर नहीं है, उस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, उनको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में दिक्कत आती है। या फिर हम सब देखते होंगे कि किस प्रकार इन दिनों जब हम हर किसी तकलीफ की वजह से जब हम अस्पतालों में आसानी से जाया करते थे, लेकिन कोविड के बाद अब हम जो है अधिकांश जो तकलीफें हैं, अधिकांश जो शारीरिक रोग हैं, उनके लिए हम जो है हॉस्पिटल जाने में कतराते हैं। ऐसे में जब जो दृष्टिबाधित नहीं है उनकी अगर हम बात करें तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा कतराते हैं। बहुत अब हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल विजिट्स जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। जब हमें लगता है कि कोई स्थिति इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती है तभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऐसे में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, उनके दृष्टिकोण से देखें, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि वो हॉस्पिटल को एक्सेस कैसे करें। क्योंकि एक तो हॉस्पिटल को एक्सेस करना है, दूसरा उस चैलेंज के साथ हॉस्पिटल एक्सेस, उस हॉस्पिटल केयर, हेल्थ केयर को एक्सेस करने के लिए उसे किसी सहयोग की भी जरूरत होगी, सहयोगी की जरूरत होगी। चाहे वो परिजन क्यों ना हो, अपने फैमिली मेंबर क्यों ना हो, उनको हमें स्पर्श करना होगा, उनको पकड़ के हमें चलना होगा। इस तरह का ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। फिर अगेन जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, क्योंकि एक तो हम जो हेल्थ केयर जो सपोर्ट है उसको एक्सेस करने में हम कहीं ना कहीं अब कतरा रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं, भयभीत हैं कि हम उसको एक्सेस करें या न करें। क्योंकि अब हमें लगता है कि भी शायद कोविड का जो गढ़ है वो अस्पताल ही है। यदि संक्रमण की बात करें तो अस्पतालों से संक्रमण का ज्यादा खतरा है। तो इस वजह से हम हॉस्पिटल विजिट से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम दृष्टिबाधित व्यक्ति की बात करें तो उसके दृष्टिकोण से या उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनकी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि जो रेगुलर मेडिसिन जिन प्रॉब्लम्स के लिए लेनी पड़ती हैं, चाहे वो डायबिटीज के लिए हो, हाइपरटेंशन के लिए हो, या विजन रिलेटेड या आई रिलेटेड इन्फेक्शंस या अदर जो कंडीशंस हैं उनके लिए अगर मेडिसिन लेनी हो या हेल्थ केयर को एक्सेस करना हो, वो एक चैलेंज बन गया है।
तो ये कुछ चैलेंज जो सीधे तौर पे दृष्टिबाधित बच्चों को या अभिभावकों को झेलने पड़ रहे हैं। फिर अगर हम साइको सोशल इश्यूज की बात करते हैं कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में, तो साइको सोशल इश्यूज में अब सबसे बड़ा एक जो इशू निकल के आता है वो है फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। यानी कि ये सारे इश्यूज जो है कुंठा को पैदा कर रहे हैं। हमारे अंदर इस कोविड पेंडेमिक की वजह से भय का माहौल कहीं ना कहीं बन रहा है। एंजाइटी एक मेजर एक साइकोलॉजिकल या और इवन कई कंडीशंस में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की तरह से या मेंटल हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ चैलेंज की तरह से कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। डिप्रेशन जो है बहुत लोगों को हो रहा है। फिर अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, आपसी मतभेद, चाहे वो एक साथ रहने की वजह से मतभेद बढ़ रहे हो या फिर लंबे समय तक किसी को ना मिल पाने की वजह से जो मतभेद बढ़ रहे हैं या जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं वो विषय हो। फ्रस्ट्रेशन क्या है अगर हम देखें तो फ्रस्ट्रेशन देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन का जो कारण है वो जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है ना, या स्टडी, हम लोग बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल ना जा पाने की वजह से जो है एक फ्रस्ट्रेशन, एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि कैसे मार्क्स आएंगे। अभी जैसे बहुत लोग कोविड में ना जाने की वजह से जब उन्होंने बोर्ड के एग्जाम पास किए हैं, अगेन अब जो है आगे एडमिशन्स के इश्यूज आ रहे हैं कि भाई कौन उन मार्क्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है ना, कि भी बहुत लोग ये महसूस समझ रहे हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस अब विद्यार्थियों को एडमिशन देते वक्त कहीं ना कहीं इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं कि ये जो मार्क्स हैं ये आपको जो है एक तरीके से बड़े छूट में जो है दिए गए हैं, इसलिए इन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो जॉब से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो स्टडी रिलेटेड इश्यूज हैं उस वजह से जो बच्चों में या दृष्टिबाधित लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। फिर रेस्ट्रिक्शन इन मोबिलिटी, एक तो दृष्टि बाधा के कारण, यानी कि जो हमारी दिव्यांगता है उसके कारण जो है हमारी मोबिलिटी के अंदर एक कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, इम्पेयरमेंट हम महसूस करते हैं। वहाँ पे एक इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रहा है, यानी कि लॉकडाउन या फिर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, है ना, ये भी हमारी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। फिर जो हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के जो इश्यूज हैं वो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। बहुत लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी कंडीशंस बढ़ रही हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है ये महसूस कर रहे हैं कि भाई इस तरह से हैंड सैनिटाइजेशन पे जो खर्च हो रहा है वो जो है कहीं ना कहीं अत्यधिक है, और उस वजह से जो है उनका जो एक फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर चैलेंजेस ऑफ स्टडी या वर्क फ्रॉम होम या फिर लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, है ना। मतलब हमें अब घर पे रह करके अधिकांश, जैसे अगर मैं इसी अगर वेबिनार की बात करूं तो कोविड-19 के एरा से पहले अगर हम इस तरह का कुछ कल्पना करते कि भाई हमें कोई लेक्चर करना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, तो हम जो है ऑनलाइन मेथड को जो है प्रेफरेंस कतई नहीं देते, है ना। हम लोग जो है ऑफलाइन, मैं अभी लखनऊ में आकर के आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता तो, लेकिन अब जो है ये एक चैलेंज है। अब जैसे अभी चैलेंज ये भी है कि हम देख रहे हैं कि लखनऊ में जैसे सर ने भी बताया कि भी बारिश हो रही है और फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, इस तरह के इशू आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भाई जो वर्क फ्रॉम होम है ना, उसमें या फिर जो स्टडी फ्रॉम होम है उस वजह से उसमें एक तो हमें एक यानी कि अब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, हमें एक सिस्टम चाहिए, हमें उसके लिए एक बहुत ही सशक्त जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, है ना, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ों की आवश्यकता कहीं ना कहीं हमारे चैलेंजेस को बढ़ा रही है ना। या फिर हम जो है या तो हमारे पास फिर जैसे अगर दृष्टिबाधित बच्चा है वो अगर ऑनलाइन मोड पे एक्सेस करना चाहता है किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को,
तो अगर वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस नहीं जानता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है या वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है। फिर जैसे बाकी कंडीशन में भी देखा कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तो इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो भी हमारे फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ा रहे हैं। फिर हेल्थ मैनेजमेंट चैलेंजेस, जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी वजह से चुनौतियां बढ़ रही हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन आखिरकार है क्या? तो फ्रस्ट्रेशन यानी कि हम व्यक्ति हैं और हम अपने कुछ गोल निर्धारित करते हैं, हमें उन गोल को, उन लक्ष्यों को हमें अचीव करना होता है। स्टूडेंट है तो उसको स्टडी करनी है, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको अपना जॉब करना है ना। तो हम उस जॉब को अपनी क्षमताओं के अनुसार जो है अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इस गोल को अचीव करने में हम कोई हर्डल, कोई रुकावट, कोई बाधा महसूस करते हैं तो जो है फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। यानी वो बाधा कुछ भी हो सकती है, वो बाधा जो है चाहे वो हमारी दिव्यांगता हो, और यहाँ पे जब हम आज इस वेबिनार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो एक बड़ी बाधा के रूप में कहीं ना कहीं हमारे सामने है। और इस वजह से हम अपने लक्ष्यों को पाने में अगर हम पूरा अगर मनोवैज्ञानिक जो इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें कोविड-19 का, तो वो जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका फ्रस्ट्रेशन का ही है। यानी कि हम अपने लक्ष्यों को पाने में ये बाधा पहुंचा रहा है, इस वजह से ही सारे साइकोलॉजिकल कंडीशंस कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही हैं। यानी अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कोविड-19 को अगर हटा दिया जाए, पेंडेमिक को हटा दिया जाए, तो फिर हमारे जो चैलेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, शायद वो कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर ये हर्डल्स किस तरह से, यानी कि हमारी विजुअल डिसेबिलिटी एक अपने आप में कहीं ना कहीं एक हर्डल, एक इम्पेयरमेंट का रोल प्ले करती है हमारे गोल को अचीव करने में। वहीं पे हमारा जो ये कोविड-19 है, ये जो है एक और समस्या के रूप में आया है। तो जब हम दृष्टि बाधा के कॉन्टेक्स्ट में एक बात करें या किसी भी तरह की दिव्यांगता, विकलांगता की बात करें, तो उस दिव्यांगता के साथ जो है कोई और समस्या यदि जुड़ती है तो दरअसल हमारी समस्याएं जुड़ती नहीं है, हमारी समस्याएं गुणात्मक रूप से प्रभावित हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जैसे मैंने अभी बात करी कि जो पढ़ने की अगर हम बात करें, वर्क फ्रॉम होम की बात करें, तो वर्क फ्रॉम होम में केवल और केवल ये नहीं हो गया कि भाई हमें घर पे बैठ करके काम करना है, घर पे बैठ के हमें पढ़ाई करनी है। यहाँ पे यदि सामान्य परिस्थितियां होती, कोविड-19 नहीं होता, तो केवल मैं अपने स्कूल कॉलेज जाता और वहीं पे मैं वो पढ़ाई करता जो नॉर्मल रूटीन में मैं पढ़ाई कर रहा था, है ना। यदि मैं दृष्टिबाधित हूँ और मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब करते हुए मुझे कोई समस्या नहीं आती, मैं अपनी दृष्टि बाधा के साथ, क्योंकि मैं एडजस्ट और अडेप्ट कर चुका हूँ और मैं रिहेबिलिटेट हो चुका हूँ और मैं अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को करने में सक्षम हूँ, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाता और वहाँ पे अपने काम काज सामान्य रूप से कर रहा होता। किंतु कोविड-19 की वजह से अब मुझे घर से काम करना है, तो घर से काम करने की केवल ये समस्या बड़ी नहीं है, ऐड नहीं हुई है। यहाँ पे घर पे काम करने के लिए अब मुझे एक लैपटॉप चाहिए, अब मुझे उस लैपटॉप में असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी जॉज सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर मुझे या टॉकबैक मीडियम चाहिए, फिर मुझे उसको एक्सेस अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने स्कूल के साथ जुड़ने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और वो इंटरनेट कनेक्शन जो है स्टेबल और हाई क्वालिटी का चाहिए। फिर जो है मुझे एक बिजली का बैकअप चाहिए। यानी कि एक समस्या नहीं हुई, हमारी कई समस्याएं बढ़ गई, गुणात्मक रूप से बढ़ गई, है ना। और इस तरीके से जब डिसेबिलिटी के साथ हम किसी और समस्या की बात करते हैं तो उसमें समस्याएं एक नहीं होती है, वो कई गुना हो जाती हैं, है ना। क्योंकि जैसे अगर हम देखें एक जो जिसको दृष्टि बाधा नहीं है, उसके साथ भी हम ये कह सकते हैं कि वो उसको भी लैपटॉप चाहिए, लेकिन उसको लैपटॉप के साथ शायद जॉज सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो दिव्यांगता की बात करें तो दिव्यांगता के साथ कोई और जब कोई हर्डल उत्पन्न होता है तो वो हमारी समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है।
यानी कि गुणात्मक रूप में उसमें परिवर्तन आता है। फिर अगर हम ये देखें कि कितने लोग यानी कि कितने दृष्टिबाधित समाज है कि जो कि इस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहा है या इस तरह के चैलेंजेस में उलझ रहा है, तो दुनिया भर में अगर हम देखें तो लगभग 25 करोड़ 30 लाख दृष्टिबाधित जो है वो इस रिस्क पे हैं। यानी कि उनके लिए ये हेल्थ और मेंटल हेल्थ चैलेंज बना हुआ है कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 फ्रस्ट्रेशन जनरेट कर रहा है ना, हमारे कई तरह के कामकाज में बाधा पहुंचा रहा है, हमारे लक्ष्यों को पाने में एक रुकावट है। तो उस वजह से जो है हम जो है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, जो कि एक डिस्ट्रेस को लीड करता है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन से डिस्ट्रेस जन्म लेती है, डिस्ट्रेस से जो है डिजीज या डिसऑर्डर जन्म लेता है ना। जब हम डिस्ट्रेस को अगर एक प्रोलॉन्ग हो जाए, यानी कि वो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से डिस्ट्रेस हुआ, डिस्ट्रेस अगर लंबे अवधि तक रहे यानी कि अगर उसका डिस्ट्रेस को समाधान नहीं हुआ और वो लंबे समय तक रहा, तो वो एक दिन जो है डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स या सुसाइड अटेम्प्ट्स, है ना, उस तरह की कंडीशंस में वो परिवर्तित होने की संभावना बनी रहती। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कोविड-19 की वजह से 25 करोड़ दुनिया भर में 25 करोड़ लोगों से ज्यादा दृष्टिबाधित लोग जो है वो एक इस चैलेंज को झेल रहे हैं, है ना। तो क्या चीज है फिर, यानी कि कोविड-19 ने एक न्यू नॉर्मल को स्थापित किया है, अब एक नया नॉर्म बना है। इस युग को जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, यानी कि वो युग जो कोविड-19 से पहले का युग था और वो युग जो अब कोविड-19 के बाद है। तो इसीलिए हम सब इस शब्द को सुन रहे होंगे, न्यू नॉर्मल, है ना। तो ये न्यू नॉर्मल है। अब आप देख रहे होंगे कि भी मतलब वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों में हम कोविड के सिम्टम देख पा रहे हैं, या उन लोगों को जिनको एक बार कोविड इन्फेक्शन हुआ है वो रिकवर कर गए हैं, तो उसके बाद भी जो है उनको कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना बन सकती है ना। तो ये एक चुनौती है। हम देख चुके हैं प्रथम लहर, द्वितीय लहर, है ना, और हमने देखा कि फर्स्ट जो वेव थी उसमें कम डैमेज हुआ, वहीं पे अगर सेकंड वेव की बात करें तो उसमें कंपैरेटिवली जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से सारे विश्व के अंदर और हमारे भारत में भी जो है हाहाकार की स्थिति कहीं ना कहीं बन गई थी। हम लोग सुनते हैं कि भी अब जो है थर्ड वेव की एक संभावना कहीं ना कहीं किसी कोने में बनी हुई है ना। तो ये एक न्यू नॉर्मल है। तो यानी अब जो है कुछ उपाय ही करने होंगे जिसकी मदद से हम इन वेव्स को जो है रोक सकें, है ना, या इन चुनौतियों का सामना कर सकें। तो ये जैसे क्या नॉर्मल है, अब क्या नॉर्म है, यानी कि जिस मास्क को हम अक्सर जो है कुछ लोग केवल जो पॉल्यूशन कॉन्शियस लोग जो है मास्क लगा करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाया करते थे, अब वो मास्क हर किसी को लगाने की जरूरत पड़ गई है ना। ये एक न्यू नॉर्मल है। फिर हमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो बना करके रखनी है ताकि हम अनावश्यक स्पर्श से बचें। तो ये एक न्यू नॉर्मल है। हमें हैंड सैनिटाइजेशन या वैक्सीन, है ना, या ट्रीटमेंट, या अगर हम बाकी और बिहेवियर की बात करें तो हेल्दी फूड या फिर स्लीप और एक्सरसाइजेस, ये एक कहीं ना कहीं न्यू नॉर्मल की स्थिति है। अब यानी अगर हम देखें तो न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्टमेंट ही जो है इस समस्या का समाधान है। तो एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट दरअसल एक संतुलन है अपने व्यक्ति के बीच में और अपने वातावरण के बीच में, है ना। एक उचित रूप से जो संतुलन जब हम स्थापित करते हैं अपने वातावरण के साथ और हमारे अपने सोर्स और रिसोर्सेज के साथ, है ना, उसके बीच में जब हम एक उत्तम जो संतुलन स्थापित करते हैं, वही जो है एडजस्टमेंट है। और इस समय पे एडजस्टमेंट ही जो है इसका
मेन एक सॉल्यूशन है। ये एडजस्टमेंट किस तरीके से हम देख पाते हैं, तो हम जैसे हम किस तरीके से एक्टिवली सोशल पार्टिसिपेशन करें अपने वोकेशनल और ए वोकेशनल या अपने स्टडीज जो है उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं इन चैलेंजेस को होते हुए भी, न्यू नॉर्मल को फॉलो करते हुए भी, यानी कि हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा, एडेप्ट करना होगा कि अब जो है शायद ऑनलाइन क्लासेस हमारी रेगुलर क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जो है हमारा एक न्यू नॉर्मल है ना। बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर अब जो है सिलेबस के अंदर ये प्रावधान कर दिया गया है कि वो कुछ हिस्सा ऑनलाइन ही करेंगे, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या ना हो, है ना। यानी कि रेगुलर क्लासेस के साथ साथ कुछ पोर्शन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। कितनी जगह पे सरकारों ने अब जो है ये निर्णय लिया है कि अब जो फिजिकल मीटिंग्स हैं उसको उनकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं तय करने की जरूरत है कि कितनी मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन की जा सकती हैं। तो यानी कि ये न्यू नॉर्मल है और न्यू नॉर्मल के साथ हमें एडजस्ट करना है, एकोमोडेट करना है। फिर सक्सेसफुल नेगोशिएशन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना, और एंड अचीविंग स्टेट ऑफ री इंटीग्रेशन, यानी कि अभी जिस तरीके से ऊहापोह मची हुई है कि भाई ये वातावरण के अंदर पूरी सारा वातावरण दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया, हर जगह कोविड का संक्रमण है, ऐसा नहीं है। यदि हम न्यू नॉर्मल को फॉलो करते हैं, हम मास्क पहने, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम जो है सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, यदि हम ऐसा करते हैं और अपने इस वातावरण के साथ नेगोशिएट करते हैं, यानी कि वो तैयारी करके जब हम बाहर निकलें अपने स्कूल कॉलेज और अपने ऑफिस के लिए, अगर हम वो तैयारी करके निकलते हैं तो हम इस नए न्यू नॉर्मल के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, और एडजस्ट कर पाएंगे तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल जरूर कम होगा। फिर हम ये जाने कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो हमारी योग्यताएं हैं उनको पहचानने की कोशिश करें। फिर जो हमारी लाइफ के गोल हैं, जो जीवन के हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, अगर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पॉजिटिवली एक पॉजिटिव सेंस में लेकर के अगर हम उनको पाने के लिए फिर से खड़े हो जाएं और फिर से हम प्रयासरत हों, तो हम जो है इस नए नॉर्मल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और हम अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकते हैं। फिर हम अपनी कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ रिगार्ड को हम मेंटेन कर पाएं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की जरूरत है स्वयं के प्रति, औरों के प्रति और अपनी दिव्यांगता के प्रति, यानी कि ये सब कंडीशंस हैं, है ना, लेकिन हम इनको एक्सेप्ट करते हैं और जो है हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। यदि हम ये सारी चीजें करते हैं तो ये परिलक्षित करता है कि भी हम एडेप्ट कर रहे हैं अपने न्यू नॉर्म के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या है मतलब एडजस्टमेंट, तो उसके लिए यानी कि एक उचित उत्तम व्यवहार जो है वो हमारा एडजस्टमेंट है ना। अपने वातावरण के साथ एक उचित और उत्तम जो व्यवहार हम करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर होते हैं, वो जो है एडजस्टमेंट है, और वो हमारा व्यवहार हम अपेक्षा करते हैं उस तरह का व्यवहार। तो ये व्यवहार किन बातों पे निर्भर करता है, इसको अगर हम देखें तो हमारी जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, यानी कि हम पूरा प्रयास करें कि किसी भी कारण से हमारा सेल्फ एस्टीम या हमारे जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, कोपिंग स्किल्स हैं, यानी कि हम इन चुनौतियों से घबरा करके एक फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म में ना जाएं। यानी कि फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि हम इस तरह की चुनौती का जब हम सामना कर रहे हैं हम पॉजिटिवली करें, ना कि कुछ लोग हम देखते हैं कि भाई वो इस तरह की जब चुनौतियां आती हैं तो वो नशा करने लगते हैं, या कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा सोने लगते हैं, है ना, कुछ लोग जो है हर चीज को या लोगों से बात करना भी बंद कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कहीं ना कहीं कोपिंग की कंडीशंस बनती है। लेकिन हमें इस नेगेटिव कोपिंग की जगह जब हम पॉजिटिव कोपिंग की बात करते हैं, हम अपने साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स यानी कि उसके ऊपर ध्यान देते हैं,
तब हम जो है अपने चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। फिर यानी हमारा जो एडजस्टमेंट है वो इन बातों पे निर्भर करेगा कि हमारी साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज कैसे हैं, यानी कि हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारी कोपिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि इन चुनौतियों के साथ सामना करने की जो क्षमताएं वो कैसी हैं, है ना। फिर हमारी दिव्यांगता का स्वरूप क्या है, जैसे ब्लाइंडनेस है, कितना ब्लाइंडनेस है, टोटल ब्लाइंडनेस है या पार्शियल विजन है ना। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं हमारे इन साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के साथ। और फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम हैं। तो ये तीन बड़े महत्वपूर्ण चीज हैं, यानी कि हमारे व्यक्ति का व्यक्तित्व, है ना, हमारे जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारी सोच समझ, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, समस्या को समाधान करने का दृष्टिकोण हमारा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारी डिसेबिलिटी, जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो कैसा, किस नेचर, क्या नेचर है उसका, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर तीसरा जो फैक्टर है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि जो वातावरण है, जो वातावरण के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, लोग हमारे प्रति क्या किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। सॉरी सर, आपकी तरफ से सर आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक म्यूट हो रहा है आपका सर। डॉक्टर सुरेंद्र सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आपकी तरफ से वॉइस नहीं आ पा रही है। और हमारे सभी प्रतिभागी, कुछ तकनीकी कारणों के कारण हमें लगता है डॉक्टर सुरेंद्र सर की आवाज ब्रेक हो रही है हमसे। बहुत जल्द ही सर हमसे पुनः संवादित होंगे। सर नेटवर्क इशू कारण थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट हुए हैं, जल्द ही वो हमारे बीच पुनः जुड़ रहे हैं। जिन जिन वैशिष्टताओं को डॉक्टर धारवाल सर हम लोगों के बीच रख रहे हैं, या कोविड-19 की ईरा के चलते जो सीख हमारे बीच आई है उसको हम कैसे अधिक से अधिक पालित करेंगे और कैसे उसका समुचित प्रचार प्रसार करते हुए हम अपने कार्य व्यवहार में उसे उतारेंगे। आवश्यकता इस बात की प्रबल हो रही है कि कैसे हम उसे व्यवहारिक रूप से अपने दैनंदिन क्रियाकलापों को करते हुए उसको अपने व्यवहार में उतार लें। और अब हम, आप तथा हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिका, जितने भी हमारा यह समुदाय विशेष वर्ग है, हम सभी को इस बात को ध्यान में रखना है। सर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये न्यू नॉर्मल शब्द उन्होंने यहाँ टर्म्स यूज किया। यह सामान्य हुई स्थिति है ऐसा नहीं, चल रही स्थिति को माने और असामान्य न हो, इसके लिए हम आप सदा प्रयास करें। और प्रयास के क्रम में उनके द्वारा बताई जा रही जो सावधानियां हैं या भारत सरकार के द्वारा बताई जाने वाली जो विशेष प्रकार की सावधानियां हमारे विशेषज्ञों के द्वारा भिन्न भिन्न पटलों से आज सर के द्वारा भी इंगित की जा रही हैं, पीपीटी के द्वारा, शाब्दिक शब्दकोश के द्वारा, तथा भारत सरकार के विभिन्न विभिन्न सामाजिक पटलों पर जिन जिन सावधानियों का निरंतर जिक्र किया जा रहा है, उन सावधानियों को हम आप विशेष रूप से पालित करें, जिससे हमारी ये जो सामान्य हुई परिस्थिति है यह निरंतरता को प्राप्त हो जाए और ऐसी ही परिस्थिति के साथ हम फिर से सामान्य जीवन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दें, एक सुखद जीवन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दें। तो आज के इस कार्यक्रम में सर के द्वारा जो वैशिष्टता हमारे बीच रखी जा रही है उसमें हम और आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि दृष्टिबाधित जनों के संदर्भ और दृष्टिबाधित
प्यारे बेटे और बेटियों के संदर्भ के साथ जीवन के संदर्भ में हम ऐसे वैशिष्टता युक्त क्रियाओं को, वैशिष्टता युक्त जीवनदायी क्रियाओं को अपने साथ रखेंगे और उनको रखने के साथ साथ आने वाली जो हमारी पीढ़ी अर्थात हमारे बच्चे, उनको भी हम इस बात को सिखाने के लिए तत्पर और तैयार हों। और उसका एक ही मूल का रूप स्वरूप बनता है, वो ये है कि ये क्रियाएं, ये सावधानियां हमारे आपके व्यवहार में उतर जाए। हम आप अपने व्यवहार को कुछ इस तरीके से ढाल लें कि अब ये सावधानियां केवल सावधानी ना होकर स्वरूप की, एक समुचित स्वरूप को प्राप्त कर लें। आप सभी प्रतिभागी जन जितने भी जुड़ते हैं या जुड़े हैं हमारे साथ, इसमें से अधिकतम प्रतिभागी जन हमारे दृष्टि दिव्यांग साथी, बेटे और बेटियां, और उनके साथ में जो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षु हैं, तथा साथ ही साथ वे जो विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावक हैं। हमारा यह प्रयास होता है कि हम इसको जागरूकता के उस क्रम पर पहुंचाने की कोशिश करें जिस क्रम पर जाकर यह स्वीकृति के रूप में आ जाए, जिस क्रम पे जाकर हम इसको उस स्वरूप में लाने की कोशिश करें जिसमें यह हमारे व्यवहार में उतर जाए। क्योंकि जब तक सूचनाएं ही होंगी तब तक कार्य को प्रतिपूरित करना नहीं साफल्य भाव में देखा जाता। सूचना को हम बौद्धिकता में लाएं और बौद्धिकता से हम उसको अपने कार्य व्यवहार में उतार कर एक टर्म्स दिया जाता है आदत, उस आदत में उसको कर लें। प्रॉपर मास्क का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइजर का समुचित प्रयोग करते हैं। जो भी सावधानियां हमारे आपके बीच रखी जा रही हैं विशेषज्ञों के द्वारा या भिन्न भिन्न पटलों से हमें आपको प्राप्त हो रही हैं, उनका समुचित प्रयोग करते हुए हम उन व्यवहारों को लेकर के आगे बढ़ें, जिससे हम इस सहज और सामान्य हुई परिस्थिति को और विस्तृत रूप में आगे बढ़ा करके सामान्य जीवन प्रणाली को प्राप्त करने हेतु तत्पर और तैयार हो पाए। जल्द ही हमारे वक्ता पुनः हमसे जुड़ रहे हैं। अभी फोन से हुई वार्ता के क्रम में वो 1 मिनट के अंदर हमारे बीच पुनः जुड़ेंगे और हम प्रस्तुत हो रहे उनके भावों को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। नेटवर्क का कुछ इशू भिन्न भिन्न पटलों पर आज देखा भी जा रहा है, लखनऊ में भी है, देहरादून में भी है, क्योंकि बारिश की स्थिति दोनों जगह है या और भिन्न भिन्न जगहों पे है। डॉक्टर सुरेंद्र सर पुनः जुड़ चुके हैं। सर किसी कारण से आप माइक सर अनम्यूट करें, माइक आपका म्यूट है सर। हाँ, आई एम सॉरी, यहाँ पे अभी मैं क्योंकि लैपटॉप में अब इंटरनेट नहीं है और ये देखिए ये चुनौती है सभी के लिए। और किस प्रकार से मतलब हम लोग जो है किस प्रकार से जो है डिपेंड हैं इन परिस्थितियों में कि भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं कि भी जो हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए कितनी बड़ी समस्या ये आती होगी, है ना। तो ये बिल्कुल हम सभी लोग देख रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस कर रहे हैं इसको, है ना। हम और आप सभी लोग, चाहे अभी जैसे ये हम राष्ट्रीय संस्थान की बात कर रहे हैं, सरकारी संस्थानों में भी जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हाई स्पीड इंटरनेट और इस तरह की कैपेबिलिटीज हम लोग रख सकते हैं, उसके बावजूद जो है ये समस्याएं इन पूरी तरह से दूर की जाएं ऐसा संभव नहीं है। तो खैर मैं शायद जो बात कर रहा था उस समय, क्योंकि मुझे ये ज्ञात ही नहीं है कि मैं कौन सी स्लाइड पे था जब ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ। मैं काफी देर से बोले जा रहा था। मैं शायद अगर रिकॉल करूं तो शायद हम बात कर रहे थे कि भी कुछ 3 फैक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो जिनका इंटरेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। जी सर, जी सर। अगर हम एक उचित समायोजन की बात करते हैं तो उसमें जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसमें साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, साइकोसोशल वेरिएबल्स हैं, जिसमें हमारे व्यक्तित्व के घटक आते हैं, है ना। जैसे हमारा मोटिवेट होना, हमारा सेल्फ एस्टीम ऊंचा होना, है ना, अपनी
काबिलियत, अपनी योग्यताओं को पे विश्वास करना, है ना, ये कुछ चीजें हैं। तो यानी हमारे साइकोलॉजिकल जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो हमारा सेल्फ एस्टीम और ये सब, फिर हमारी जो डिसेबिलिटी है ना, दिव्यांगता है, उस दिव्यांगता की वजह से जो लिमिटेशंस हैं उसकी हमें, अगर हम अच्छे से उसका आकलन कर लें, अपनी दिव्यांगता का पूरी तरह से आकलन करें और उसके अनुसार दिव्यांगता के लिए वहां पे जो भी असिस्टिव डिवाइस या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, यदि उसको हम ले पाए, है ना, या किसी तरीके से संस्थानों के माध्यम से, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम उसको अवेलेबल करवा पाए, तो जो है हम कहीं काफी हद तक जो है जो दिव्यांगता और जो जैसे कोविड की जो कंडीशन है उसके असर को कम कर सकते हैं। फिर ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसमें हम बात करें कि जैसे एटीट्यूड्स, है ना, समाज का जो एटीट्यूड है, समाज की जो जागरूकता है दिव्यांगता के प्रति, है ना, दिव्यांगजनों के योग्यताएं, और चाहे हम लिमिटेशन की बात करें चाहे एबिलिटीज की बात करें, यदि सोसाइटी अवेयर है तो हम उस लेवल पे उस सपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। तो यदि ये 3 फैक्टर्स, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे व्यक्तित्व वाले फैक्टर्स, फिर डिसेबिलिटी और समाज है, ये तीनों का अगर इंटरेक्शन एक उचित लेवल पे हो तो जो है हम एडजस्ट कर पाएंगे, और अगर हम प्रॉपरली एडजस्ट कर पाते हैं तो जो है ये हमारी समस्या का एक स्थायी समाधान है ना। अगर हम देखें कि भाई जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि न्यू नॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो न्यू नॉर्म के साथ एडजस्ट करना यानी अपने व्यवहार में एक परिवर्तन लाना है। तो हम सभी को जो है अपने व्यवहार के अंदर एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब व्यवहार के परिवर्तन की हम बात करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन अचानक से नहीं हो जाता। हम लोग कितने लोग ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि मैं रोज सुबह उठ करके एक्सरसाइज करूं, वॉकिंग करूं, जॉगिंग करूं, या कोई मेरी रुचि है तो उस रुचि को मैं पूरा करूं, लेकिन हम जो है वो कर नहीं पाते। इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। यानी हम अक्सर जब भी इस तरह के व्यवहार को चेंज करने की बात करते हैं, उस व्यवहार में चेंज होने के लिए कुछ स्टेजेस होती हैं, मनोवैज्ञानिक स्टेजेस होती हैं। यानी कि एक स्टेज है जिसको हम प्री कंटेम्पलेशन कहते हैं, यानी कि अभी हम केवल सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कोई स्किल जो है सीखना चाहता हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, या मैं कोई नशे को छोड़ना चाहता हूँ, है ना। तो नशा छोड़ना भी एक अपने व्यवहार में एक परिवर्तन लाना है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहली जो स्टेज होती है वो प्री कंटेम्पलेशन की स्टेज है, यानी कि अभी कोई तैयारी नहीं है, अभी केवल एक विचार कभी आया कभी नहीं, है ना। हमने सोचे, हम उस व्यवहार में परिवर्तन लाने के बारे में सोचा और वो विचार चला गया। तो ऐसे में मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, या फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना, इस व्यवहार में परिवर्तन लाने के बारे में भी हमने देखा कि भाई पहल जो है बहुत लोगों के अंदर ये झिझक झेप थी कि भाई हम ये करें ना करें, है ना। कभी कितने तरह के मिथ, उसके पीछे एक कारण डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म भी है, यानी कि हम अक्सर जो है चुनौतीपूर्ण स्थिति को जो है नकार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये चुनौती है ही नहीं, लेकिन हम बाद में जब रियलाइज करने लगते हैं कि ये चुनौती है, और तब हम अपने आप व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करने लगते हैं। चाहे नशे की बात करें, जो एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट पर्सन भी जब वो पहले समझ ही नहीं पाता कि भाई इसको छोड़ना है, इसमें कोई परिवर्तन लाना है, लेकिन जब उसे चुनौती दिखने लगती है, कोई हेल्थ इश्यूज दिखने लगते हैं, तब उसे लगता है कि नहीं ये शायद अब करना पड़ेगा। तब हम कंटेम्पलेट करते हैं, यानी कि एक बिहेवियर चेंज की सेकंड स्टेज में हम पहुंचते हैं। तो कंटेम्पलेट करने के लिए अब हम जो है कुछ प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर प्रिपरेशन की स्टेज आती है, यानी कि अब हम अपनी एक तैयारी बनाने लगते हैं। तो जब हम तैयारी बना लेते हैं, प्लान बनाने लेते हैं, तब उसके बाद स्टेज आती है कि हम उस प्लान के ऊपर एक्शन लें, एक उचित एक्शन लें, और फिर वो एक्शन भी ले लेते हैं, कई बार रिलैप्स हो जाता है, यानी कि हमने
जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी की स्थिति हुई और आपको मनोवैज्ञानिक या आपके सलाह काउंसलर ने आपको कहा कि आप जो है रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करें, आप जो है अब जिस चीज में आपको रुचि लगती है आप उस रुचिकर जो अभ्यास है, स्किल है, उसमें आप काम करें, उसमें लगे, है ना। हम वो बात मान के हो सकता है कि भी हम अपने आप को कंटेम्पलेट भी करें, प्लानिंग भी करें, प्रिपेयर भी कर लें, है ना, और एक्शन भी ले लें। यानी कि कुछ दिन हमने किया, कुछ दिन हमने एक्सरसाइज की, लेकिन फिर से जो है हम जो वापस उसी स्टेज पे आ जाते हैं, फिर से वो व्यक्ति जो है नशा करने लगता है, फिर से, या हम जो जिस आदत को हम सुधारना चाहते हैं, जिस व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, वापस हम उस व्यवहार में इंडल्ज हो जाते हैं, तो ये रिलैप्स हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर वो स्टेजेस, अगेन हम उन स्टेजेस से गुजरते हैं कि भाई हम प्री कंटेम्पलेट करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एक्शन करते हैं, और फिर जो है मेंटेन करके रखते हैं। तो जब हम ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि बिल्कुल डायरेक्ट वे में जो है किसी को मदद ना करे, है ना, एकदम सीधे तौर पे कि ओके ये ऐसा नहीं है। अक्सर जो है साइकोलॉजिस्ट कहा करते हैं कि बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव इतना आसान नहीं होता, है ना, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट स्वयं क्यों ना हो, हम स्वयं या जो हमारे शिक्षक हैं, जो या हमारे अभिभावक हैं, या हमारे रोल मॉडल हैं जिनसे हम सीखते हैं, है ना, कहीं उनके लिए भी ये आसान नहीं होता कि भी वो पॉजिटिव रहें, हर समय पॉजिटिव रहें, है ना। तो पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए पॉजिटिव का अभ्यास करना होता है। तो ये जो सारी बातें जो हम कर रहे हैं इस मंच पे, ये हो सकता है कि भी सीधे तौर पे मदद ना करें, लेकिन यदि हम इनके ऊपर कुछ अभ्यास करना शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, तो शायद हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, शायद हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला पाएंगे, जो डिजायर्ड चेंज है ना, वो उस चेंज को हम ला पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम मोटे तौर पे या एक ही शब्द में जानने की कोशिश करें कि भी तो कोविड-19 की परिस्थिति में अपने मनोवैज्ञानिक संतुलन को बनाने का उपाय क्या है, उसका उपाय केवल और केवल एक है कि इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लीजिए। जितना जल्दी हम इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतना ही ज्यादा हम इस फ्रस्ट्रेशन से को निजात पा सकते हैं। क्योंकि जब हम लिमिटेशन को समझेंगे, तभी हम उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। यदि मुझे लगता है कि भी मुझे कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आता है, क्योंकि मैं ब्लाइंडनेस की वजह से अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उसमें ऑडियो आउटपुट नहीं है, तो ये हाँ भाई मेरे को दृष्टि बाधा है, और दृष्टि बाधा होने की वजह से कंप्यूटर को बिना ऑडियो, बिना उस आउटपुट के मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब जब मैं लिमिटेशन को एक्सेप्ट कर लूं, है ना, अपनी उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लूं, तभी मैं परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा ना, तभी मैं प्रयास करूंगा कि ओके मैं ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी ले लेता हूं, मैं इस टेक्नोलॉजी को सीख लेता हूं, अभ्यास करता हूं, है ना। तो इसी तरह से जब हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो ये न केवल दृष्टिबाधित बल्कि सब पे ये बात लागू होती है कि इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट किया जाए। इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट, इस चुनौती, ये बहुत बड़ी चुनौती है ना, क्योंकि इन्फेक्शन की संभावना वैक्सीन लगने के बाद भी है, इन्फेक्शन की संभावना जो है वो आपके कोविड से रिकवर कर जाने के बाद भी है ना। इन्फेक्शन की संभावना और गंभीर हो सकती है यदि जो वायरस है वो अपना वेरिएंट, अपना स्वरूप बदले। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है न्यू नॉर्मल कह रहा है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, आप जो है मास्क का इस्तेमाल करें, पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्क जरूर आप पहने। अगर वो न्यू नॉर्मल ये कह रहा है कि आप सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अनावश्यक स्पर्श से बचें। देखिए हो सकता है कि वो जो हैंड हाइजीन या जो मास्क की जो कीमत है वो उतनी बड़ी ना हो, है ना, उतनी ज्यादा ना हो। हमें अब जो है कंपेयर करना होगा, प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी कि कौन सी कीमत बड़ी है, यानी कि संक्रमण हो जाने के बाद उस संक्रमण से जूझने की कीमत,
चुकाने के लिए हम तैयार होंगे, या हम जो है इस संक्रमण से बचे रहें, उसके जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करके और इस संक्रमण से ही बचा जाए, है ना। तो ये तय करना होगा कि भाई कौन से में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ज्यादा है ना, तो किस चीज के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे में अगर हम न्यू नॉर्मल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने बिहेवियर में चेंज ला सकने में समर्थ होंगे। फिर अगर हम देखें कि कैसे मैनेज करें, फिर जो यानी कि हम एक्सेप्ट भी करें, एक्सेप्ट करते हुए क्या और किया जाए, तो इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई हम हेल्प करें। हेल्प बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्प यानी कि किसी से यदि मुझे दृष्टि बाधा है या कोई किसी किस्म की दिव्यांगता है तो मैं मदद मांगने में कतराऊं नहीं। हो सकता है कि मैं जब 10 बार मदद मांगूं तो हो सकता है कि हमें 10 बार मदद मांगने पे एक बार मदद मिले, लेकिन मदद जरूर मांगिए, है ना। मदद जरूर कीजिए। आप जिसकी मदद कर सकते हैं दृष्टि बाधा होने के बावजूद, यदि आपके पास कोई उचित जानकारी है, उचित समाधान है ना, यदि आप किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे पढ़ा सकते हैं, है ना, तो आप मदद कीजिए, है ना। तो यानी कि मदद कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए जब हम इसमें इस कंडीशन में साइको सोशल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हेल्प जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीक हेल्प एंड हेल्प अदर्स, है ना, मदद मांगिए भी और मदद करिए भी। फिर अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कीजिए कि जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी या जो भी एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स हैं उनको आप सीखें। अभी अगर हम देखें तो बहुत लोग इस कोविड से पहले शायद कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन करने के लिए उनके पास उतनी स्किल्स नहीं थी, लेकिन अब वही लोग जो कोविड से पहले जिनको पीपीटी प्रेजेंट करने की स्किल ही नहीं थी, वो आज मास्टर हो गए हैं, है ना। जो है वो लेना चाहिए, अवसर का फायदा उठाना चाहिए। हम जो टेक्नोलॉजी है जो जो है सीखें, उस पर अभ्यास करें। न्यूज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखना है, संतुलन में रखना है, तो समाचारों पे न्यूज का ओवरलोड ना करें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारा मीडिया या दोस्त के साथ होने वाली गपशप हो, तो उसमें जो है जरूर ध्यान रखें कि भाई हम जो है न्यूज केवल ऑथेंटिक सोर्स से ही हम उस न्यूज को सुने, ना तो हम अफवाह को सुने अप्रिशिएट करें और ना ही अफवाहों को फैलाएं। वैक्सीन जो है ना, बेटर देन क्योर, ताकि हम जो है एटलीस्ट जो है मैक्सिमम जो प्रिवेंशन उसको एश्योर सेफ्टी, अपनी भी सेफ्टी भी एश्योर करें और दूसरे की सेफ्टी को भी एश्योर करें। यदि हम जैसे वेबिनार में भी डिस्कस हुआ, बच्चों को दूसरा व्यक्ति जो है मदद करने में इसलिए भी कतरा, इसको उस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप स्वयं को मास्क जरूर लगा के रखें, ताकि जो सामने वाला है जो आपको मदद करना चाह रहा है वो आप उसको ये सुनिश्चित हो जाए कि सामने वाला जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है जिसकी मैं मदद करने जा रहा हूँ, उसने अपने प्रोटेक्शन या मेरे प्रोटेक्शन के लिए भी उसने जो विकल्प हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप जब आप मास्क लगा के रखें जिससे आप मदद मांग रहे हैं। यदि कोई लिख रहे हैं कि भी मेरी वॉइस जो है ऑडिबल नहीं है, एम आई ऑडिबल? यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, तो यानी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें कि यानी जब मैं दृष्टिबाधित हूं और मैं मदद चाहता हूं, है ना, तो मैं सामने वाले को ये एहसास सुरक्षित हूं और मैं आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना हूं। यानी मैंने अपना मास्क पहना हुआ है और मैं देखिए आपके सामने जो है अपने हैंड को सैनिटाइज कर रहा हूं, है ना,
तो या मैं इतना हो सके तो यदि कोई अपरिचित है जिसको हम जान नहीं रहे, उसको आप बताएं कि भाई देखिए मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये न्यू नॉर्मल है ना, अगेन क्योंकि न्यू नॉर्मल के साथ हमें अपने एटिकेट्स और अपने बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। यदि हम वो चीज एश्योर करते हैं तो सामने वाला मदद करेगा और हम मदद मांग सकेंगे, है ना। आप अपना हाथ भी सैनिटाइज करें और सामने वाले के हाथ को भी सैनिटाइज करने के लिए बोल दें, उसको सैनिटाइजर दें, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर अगर हम स्ट्रेस के अंदर हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज को किया जा सकता है ना। योगा, मेडिटेशन और तमाम तरह की जो भी हम कार्डियोवास्कुलर या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज से स्ट्रेस जरूर दूर होता है, ठीक है। अगर आप जैसे मेरे नाम से ही डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल, उसमें हिंदी और इंग्लिश में वो अपने मानसिक संतुलन को बना के रखना चाहते हैं कि दरअसल घबराना नहीं है, क्योंकि हमें जो मकसद है, शब्द शायद गलत इस्तेमाल हो रहा है जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, लेकिन असल शब्द जो है या उसका मकसद है फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि भौतिक दूरी जो है वो मेंटेन करनी है, ना कि सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी को आप जो है पटा सकते हैं, उसको भर सकते हैं यदि आप जो है जैसे इस समय पे मैं इतनी दूर बैठ करके और आप सबके साथ मुखातिब हूँ, आप सबको मैं सबके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये हम सोशली जो है कनेक्टेड हैं, है ना। तो हम अपने और अपने प्रियजनों से सोशली कनेक्टेड रहें, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, है ना, इन माध्यमों से जरूर हम कनेक्ट करें, तो जो है हम अपने स्ट्रेस को बर्स्ट कर सकते हैं, अपने इमोशन जो टर्मोइल है उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इससे हमें हमारा मानसिक जो है जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको हम काउंटर कर सकते हैं। फिर यदि हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, यानी कि अगर हमें जो है प्रोफेशनल हेल्प, यानी कि चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर आप जो है अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या साइकियाट्रिस्ट, उनसे आप जरूर कांटेक्ट करें और उस प्रोफेशनल हेल्प को लें। जैसा कि इस कार्यक्रम में बार बार आपको बताया जा रहा है, अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो DEPWD डिपार्टमेंट है, उसके मार्गदर्शन में एक नेशनल जो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण जो वो लॉन्च की गई है, जो कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को जो एक फर्स्ट एड का जो काम है वो करती है। आपको बार बार वो नंबर भी बताए गए हैं, आप उस नंबर को नोट भी कर सकते हैं। इसमें ये टोल फ्री है और 24/7 है, 14 भाषाओं में यह उपलब्ध है, और इसका नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-599-0019। आप इस हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब जो है यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न के माध्यम से इस इंटरेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। और बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स जो आए, मैं अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि हेलो जी हाँ रितु मैम, बोलिए बोलिए, अपना प्रश्न बोलिए। नमस्कार सर, हम रितु बोल रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। और सुरेंद्र सर नमस्कार आपको भी। नमस्कार सर मेरा प्रश्न ये है, हाँ सर मेरा प्रश्न ये है कि हम ऑनलाइन जितना काउंसलिंग हो सकता है वो हम करते हैं, प्रॉब्लम्स को देख देख के, ऑब्जर्व कर करके, लेकिन सर हमें लगता है गलती हो सकती है यहाँ पे। जी, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है,
तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग कैसे की जाए, ऐसे लोगों को कैसे बताया जाए कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए और आप भी अकेले नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। तो इनकी मदद कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है इसका? तो मैम मैं न केवल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बल्कि इस तरह का चैलेंज हर क्षेत्र में है। सिस्टम वीक होता है तो वो जो है प्रोग्नोसिस वहां पे पुअर होता है ना, यानी कि वहां पे समस्या थोड़ी सी गंभीर जो वो चीज है अपने मैक्सिमम जो हर्डल्स हैं, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, वो किस तरह के हैं, है ना। और यानी वो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं या फैमिली जो मेंबर हैं उनको भी कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है जिस वजह से वो अपने बच्चे को समझी या समझा नहीं पा रहा है ना। तो इस तरह से अगर हम जो फैमिली डायनेमिक्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो शायद हम वो उस कारण को समझ पाएंगे कि भाई फैमिली डायनेमिक में किस वजह से ऐसा है कि भी पेरेंट जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो हम एज अ प्रोफेशनल, एज अ जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट या एनजीओ या सीआरसी, है ना, हम ये सोच सकते हैं कि भी ओके, अगर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल या कोई टेक्नोलॉजिकल जो हम उसको सपोर्ट दे सकते हो तो कैसे वो दिलवाया जाए, है ना, या और जो सोशल सपोर्ट है, सोशल इंटरवेंशन है, वो कैसे करवाया जाए। तो वो हम हेल्प कर सकते हैं, उस बारे में हम सोच सकते हैं अगर हम फैमिली डायनामिक को थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करें। तो देखिए मैम, हर प्रोफेशन के अंदर, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो थेरेपी है, चाहे वो ट्रीटमेंट की बात है, तो इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है कि हम अपनी तरफ से क्या पूरा मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। इट इज ऑल अबाउट आवर एफर्ट्स, है ना। आउटकम क्या होगा उसको वो हमारे हाथ में नहीं है ना। जरूरी नहीं कि हम हर सुसाइडल पेशेंट को हम लोग बचा पाए, है ना, लेकिन हम हर सुसाइडल पेशेंट जो हमें कांटेक्ट करता है हम उसको अपनी तरफ से मैक्सिमम हेल्प दे पाए, ये हमारी नीति है। थैंक यू सर। जी, हमारे बीच उपस्थित जो भी प्रतिभागी हैं उनमें से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो सर से पूछ सकते हैं। हेलो जी, सर, हाँ सर, एक और क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसका कोई भी जवाब दे सकता है कि बात आई थी यहाँ पे एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी की, इक्विपमेंट्स की। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्सेसिबल इक्विपमेंट्स बनाए जाने चाहिए, लेकिन इसके बारे में अगर सजेशंस देने हो हमें कि इस तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए तो हम किसको अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? मैडम बिल्कुल, आप अपने सजेशंस जो है वो डायरेक्ट अपने सीआरसी को आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। आप जो है DEPWD मंत्रालय को सजेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप वो सजेशंस जो है निपवेट देहरादून को हमारे पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप यदि DEPWD के अंतर्गत आने वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हैं तो DEPWD एटलीस्ट ये एश्योर करती है कि भाई हम उन सजेशंस को सुने, समझें और उसमें अपना जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम दे सकें। थैंक यू सर। अजय जी, शायद आपका कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। अजय जी, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। पड़ता है गांव प्रयागराज से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर पर। तो हमारे गांव में एक बीआई का बच्चा है और एक मूक बधिर है। तो मैं इलाहाबाद प्रयागराज से डिप्लोमा कर रहा था, तो मैं अपने बात के सर
जी बताइए। बीआई का था, उसका एडमिशन तो करवा दिया था। जो मूक बधिर बच्चा है उसके मैंने गार्जियन से भी काफी बात किया, मगर उसके गार्जियन हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो कि बच्चा काफी उससे बात करने पे मतलब इशारों इशारों में सारी चीज समझता है, बात भी मतलब वो करता है कि हाँ, हमें लगता है कि उसको हमें पढ़ना चाहिए और हमें बाहर निकलना चाहिए साथ में, सब लोगों के साथ में। स्कूल भी प्रॉपर जाता है, मगर उसके गार्जियन उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों भी मतलब उससे बात करते हैं उनके गार्जियन से कि ऐसा करना चाहिए, होना चाहिए, जैसे कि कल बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके, जिससे उसे कुछ एजुकेशन क्वालिटीज आ सके। तो हमें सर क्या करना चाहिए उसके बारे में, मतलब और उनके फैमिली को कैसे सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ वो लोग हमारी बातों को समझें और उसका जी एडमिशन जी करवा सकें। जी देखिए, सबसे पहले तो यानी कि साइको एजुकेशन या एजुकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम जो भी गवर्नमेंट की स्कीम एंड पॉलिसीज हैं उसके बारे में पहले तो अपने आप को हम लोग अपडेट कर लें, है ना। फिर हम जैसे उस मूक बधिर बच्चे की जो आप बात कर रहे हैं, दिव्यांग की बात कर रहे हैं, यदि उसके लिए आसपास कोई स्कूल या कोई संस्थान सर उसका अवेलेबल तो है। मैंने जो दिव्यांग था उसका मैंने डिप्लोमा बीआई से कर रहा था, तो वहां पर बात कर लिया सर से, तो उसका एडमिशन हो गया है। अच्छा अच्छा। सर जो एक तो मूक बधिर ऐसे, बालक है, हाँ सर उसके फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये एक बार जानने की प्रयास कीजिए कि भाई वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या किस तरह का, या वो सर वो जैसे बच्चा कि जो है वो उसको। सर हाँ एजुकेशनल प्रॉब्लम है उन लोगों के पास, वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया के हैं, तो जानकारी का अभाव है कि मेरा बच्चा वहां हाँ, रहेगा, ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जानकारी का अभाव ही है और कुछ नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर उनके पास वो जानकारी से वो सहमत हो जाएं तो जो है वो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि भाई मतलब और टीचर या जो आपके वहाँ जो सोशल डिपार्टमेंट है वहां से किसी को आप साथ लेके, या आप जिनकी वो उस गांव में बात मानते हो, है ना, समझ सकते हो, या वहाँ के गांव के कुछ जो समझदार लोग हैं जो आपकी बात को समझ सकते हो, वो उनके माध्यम से आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। उनको बताने की जरूरत होगी कि भाई जो पढ़ाई लिखाई है वो उसमें कोई शुल्क लगेगा या वो निःशुल्क होगी, या किस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके बाद अगर वो बच्चा पढ़ जाता है तो उसके बाद उसके नौकरी के किस तरह के अवसर हैं, किस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। यदि हम इन सब चीजों के बारे में उनको अवेयर करवाएं, है ना, क्योंकि शिक्षा का ये अभाव है, ज्ञान नहीं है ना, इस वजह से उनको प्रॉब्लम है, तो वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे, है ना। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि समय काफी अधिक हो चुका है और सर का भी लंच है, मुझे पता है। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया और आज आप हमारे साथ सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर उपस्थित हुए। सर, थैंक यू विकास जी। जैसा जी कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे गुरु के रूप में रहे हैं और जब मैं इस टॉपिक को डिसाइड कर रहा था तो मुझे लगा कि आपसे अच्छा इस टॉपिक पर कोई न्याय नहीं कर सकता है। और आज आपने जिस तरीके से इस विषय पर अपनी बात रखी और अपने अनुभवों को हम सभी के बीच साझा किया, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोग, हमारे जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े, विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगेन टेक्नोलॉजी challenges.
जब तक ऑर्गेनाइजर्स आते हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके प्रश्न हो और यदि आप अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो सर आप मुझे लग रहा है मेरी आवाज सर, एक क्वेश्चन वहां था तक नहीं आपसे। पहुंच रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ सीआरसी के पटल पर उपस्थित हुए। साथ साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पीडीयू एनआईपीपीडी की डायरेक्टर महोदय आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके सानिध्य में, जिनके निर्देशन में हम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनका मार्गदर्शन हम सभी लोगों को लगातार मिल रहा है और हम लगातार नए नए विषयों के साथ में आप सभी के समक्ष उपस्थित हो पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेंद्र ढालवाल सर का, जिनका महत्वपूर्ण आज का जो विषय था, इस विषय पर उनका महत्वपूर्ण वक्तव्य हमें सुनने को मिला, उनके अनुभव हमें सुनने को मिले और निश्चित रूप से हम आपके इस अनुभवों से और आपके इस वक्तव्य से जरूर लाभान्वित होंगे सर। सर मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो लगातार हमारे साथ इसी प्यार और स्नेह से जुड़े रहते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त घोषित करता हूं। आप सभी लोग अपने फीडबैक फॉर्म भर लीजिएगा जिससे कि हम आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रदान कर पाए। सर आपको एक बार फिर से सादर प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू। मैं पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि भी यदि कोई क्वेश्चंस हो हमारे दृष्टि दिव्यांगजन से संबंधित और मनोविज्ञान विषय पर, तो वो सीआरसी के माध्यम से भी जो है अगर मुझ तक पहुंचाते हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, क्योंकि हम उन प्रश्न का हल ढूंढने में मदद करेंगे और ताकि हम अगली बार जब आप लोगों से मिले तो हम जो है और बेटर इंफॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। थैंक यू विकास जी और थैंक यू सीआरसी लखनऊ। डॉक्टर स्मिता जयवंत मैडम का धन्यवाद और डॉक्टर रमेश पांडे सर का धन्यवाद और यहाँ पे उपस्थित सभी जो श्रोतागण थे सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर। प्रणाम सर।